Hello everyone. In the sequence of online classes, today I am going to discuss with you a topic क्रिया काल विवेचन। ये क्रिया काल विवेचन अर्थात क्रिया काल के बारे में विस्तृत जानकारी। यद्यपि इस टॉपिक को आपने पूर्व की क्लासों में अच्छे से अध्ययन कर लिया है, फिर भी उसको रिमाइंड करने के लिए, चूँकि ये टॉपिक आपके सिलेबस फर्स्ट पार्ट का चिकित्सा फर्स्ट पार्ट के सिलेबस में है, इसके निमित्त एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अष्टांग हृदय सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 20 श्लोक में आचार्य वाग्भट कहते हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता, अर्थात दोषों की विषमता का नाम ही रोग है तथा दोषों की साम्यता का नाम आरोग्य है। अतः शारीरिक या मानसिक दोष से शारीरिक या मानसिक दोष में विषमता को रोगोत्पत्ति का कारण माना गया। इस दोष वैषम्यता से सहसा रोगोत्पत्ति नहीं होती, अपितु क्रमिक विकास की प्रक्रिया से रोग उत्पन्न होता है। प्रायः रोगोत्पत्ति का कारण दोषों की वृद्धि होती है, यद्यपि यह वृद्धि साक्षात हुई हो, दोषों के स्थानांतर गमन से हुई हो अथवा विरोधी दोष के क्षय के कारण हुई हो। क्रियाकाल शब्द का अर्थ बहुत ही सरल है। क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा और काल का अर्थ होता है अवसर। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा हो कि क्रियाकाल अर्थात चिकित्सा का अवसर। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद विषय, अर्थात वातादि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद की अवस्था को जो जानता है वही यथार्थ वैद्य होता है। इन अवस्थाओं में जब भी संभव हो चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि यथापूर्व चिकित्सा कर्म प्रारंभ करने से रोग को समूल नाश किया जा सकता है। आगे आचार्य सुश्रुत कहते हैं, संचय भृता दोषा लभन्तेन उत्तरागति ते तु उत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा, अर्थात यदि संचयावस्था में दोषों का विनाश कर दिया जाए तो उत्तरोत्तर गति या उत्तर की गति को प्राप्त नहीं होते, अन्यथा उत्तर गति प्राप्त हो जाने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान हो जाते हैं। अतः रोगोत्पत्ति तथा रोग के समूल उन्मूलन के लिए इन 6 अवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। अब ये 6 अवस्थाएं कौन कौन से हैं आपने पहले ही कोटेशन में देखा। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये 6 अवस्थाएं हैं। क्रियाकाल के अंतर्गत इन्हीं 6 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्रियाकाल के ज्ञान से लाभ क्या मिलता है। इन षट क्रियाकाल के ज्ञान से वैद्य को कौन कौन सा लाभ होता है। तो कहा, आचार्यों ने कहा, रोग का निदान करने में, रोग के परिणाम या प्रोग्नोसिस जानने की दृष्टि में, दोष वैषम्यता को साम्यावस्था में लाने के लिए, और 4th वन प्रतिषेधात्मक प्रिवेंटिव तथा चिकित्सात्मक उपायों क्यूरेटिव मीजर्स का यथोचित प्रयोग करने की दृष्टि से इन क्रियाकाल का बहुत महत्व है। जो प्रथम क्रियाकाल है संचय, क्रम से द्वितीय काल क्रियाकाल प्रकोप, तृतीय क्रियाकाल प्रसर, चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संश्रय, पंचम क्रियाकाल व्यक्ति अवस्था और षष्ठ क्रियाकाल भेदावस्था। इनमें से अगर ध्यान दें तो प्रथम 3 अर्थात संचय, प्रकोप, प्रसर,
इसका ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही ग्राह्य होता है। जो तत्व को जानने वाला विद्वान ज्ञान और बुद्धि रूपक दीपक को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में या रोगी की आत्मा में प्रवेश नहीं करता, वह चिकित्सा कार्य में सफल नहीं होता। ऐसा आचार्य चरक ने विमान स्थान में कहा है। ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन न विशति तत्वित आतुरस्यांतरात्मानं न स रोगं चिकित्सति। प्रथम 3 अवस्था संचय प्रकोप प्रसर में दोषों की तुलना घृत की 3 अवस्थाओं से की जाती है। जैसे संचय अवस्था में दोष जमा हुआ घृत समान होता है, प्रकोपावस्था में दोष उबलते हुए उष्ण व पतले घृत के समान, और प्रसरावस्था में दोष उबलते हुए बुदबुद करते हुए तथा छींटे फेंकते हुए घृत सम। और इन तीनों अवस्थाओं में हेतु विपरीत चिकित्सा से लाभ मिलता है, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं में हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रथम क्रियाकाल की, संचय अवस्था। संचय का शाब्दिक अर्थ होता है एकत्रित होना। दोषों का स्वस्थान में वृद्धि होना संचय कहलाता है। जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि दोषों की साम्यता का अर्थ होता है दोषों का स्वस्थान में और स्वप्रमाण में रहना। यहाँ कहा दोषों का स्वस्थान में वृद्धि होना संचय कहलाता है। जब किसी भी दोष का संचय होता है तब उस दोष को बढ़ाने वाले कारणों, आहार विहार आदि के प्रति द्वेष या अरुचि होती है तथा उस दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार की इच्छा होती है। चैव वृद्धि स्वधाम नैव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणैच्छा च। यद्यपि सभी दोष संपूर्ण शरीर संचारी होते हैं, तथापि उनके विशिष्ट स्थान भी कहे गए हैं। जैसा कि अष्टांग हृदय में कहा है, ते व्यापनो अपि हृन्नाभ्योर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, अर्थात हृदय और नाभि के निचले भाग में वायु का, हृदय नाभि के मध्य में पित्त का और हृदय नाभि के ऊपर के भाग में कफ का स्थान। आचार्य चरक कहते हैं, वस्ति पुरुषाधानम कटिशक्तिनी पादावस्थिनी पक्वास्यश्च वातस्थानानि तत्रापि पक्वासो विशेषेण वातस्थानम सेदो रसोलसिका रुधिरमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्राप्य अमाशय विशेषण पित्तस्थानम। द सेम वे, उसी तरह से उरः शिरोग्रीवा प्रवान्यामाशय मेदश्च श्लेष्मस्थानानि तत्राप्य उरो विशेषेण श्लेष्मस्थानम। ये वात पित्त और कफ के क्रमशः स्थान आचार्य चरक ने कहे हैं। जब भी वात दोष का संचय होता है तो उसमें अस्तब्ध पूर्ण कोष्ठता मिलती है। सुश्रुत कहते हैं, तत्र संचित दोषानाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पीताभासता मंदोस्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम च कारण विद्वेषश्चेति लिंगानि भवन्ति। तत् प्रथम क्रियाकाल, अर्थात वात दोष का जब संचय होगा तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्त दोष का जब संचय होगा तो पीताभासता शरीर का पीत वर्ण होना, कफ दोष का जब संचय होगा तो मंदोस्मता, अंगानाम गौरवम और आलस्य। मंदोस्मता मीन्स उष्णता की कमी, अंगानाम गौरवम अंगों में भारीपन और आलस्य। अब संचय स्वाभाविक रूप से हो सकता है और अस्वाभाविक रूप से। अगर स्वाभाविक रूप से संचय हो रहा है तो नैमित्तिक और आवस्थिक दो प्रकार से हो सकता है, और अगर अस्वाभाविक रूप से हो रहा है तो प्रज्ञा अपराधजन्य और असात्म इंद्रियार्थ संयोगजन्य हो सकता है। जो स्वाभाविक संचय है वो बिना किसी हेतु के स्वभाववश या स्वाभाविक रूप से जो संचय होता है, इसको भी कहा दो प्रकार का माना है। नैमित्तिक संचय अर्थात यह ऋतुजन्य होता है,
यथा ग्रीष्म ऋतु में वात संचय, वर्षा ऋतु में पित्त संचय और हेमंत ऋतु में कफ संचय। तथापि काल के स्वभाव से दोष कुपित नहीं होता है। जैसे वर्षा ऋतु में जल और औषधियों का अम्ल विपाक होने से अम्ल गुण वाले पित्त का संचय होता है, किंतु काल की शीतलता के कारण वह प्रकोपित नहीं होता है। दूसरा है आवस्थिक संचय। यह अवस्था विशेष के कारण से होता है या अवस्था के अनुसार होने से इसको आवस्थिक संचय कहलाता है। जैसे बाल्यावस्था कफ का, युवावस्था पित्त का और वृद्धावस्था वात का। दूसरा संचय का भेद बताया अस्वाभाविक। तो अस्वाभाविक संचय किसे कहते हैं? अस्वाभाविक दोषों का संचय प्रज्ञापराध, मिथ्याहार विहार के कारण होता है। इसमें काल की अपेक्षा नहीं होती है, यह काल की अपेक्षा करता ही नहीं है। प्रज्ञापराध जन्य चरकसारी स्थान में आपने पढ़ा होगा प्रज्ञापराध की परिभाषा। धीर्ति स्मृति भ्रष्ट एक कर्म यत कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपन। प्रज्ञापराध को कहा सर्वदोष का प्रकोपन करने वाला होता है। असात्म इत्यास संजोग, इंद्रियों का असात्म अहितकर प्रयोग से दोषों का संचय होना। दोषों को संचय काल में ही अगर शांत कर दिया जाए तो दोष आगे की अवस्था में नहीं जाते हैं, ऐसा कि नहीं बढ़ते हैं, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसलिए दोषों को संचय काल में ही शांत करना चाहिए। यदि संचय काल की उपेक्षा के कारण दोष कुपित हो गए हों तो कुपित दोष की चिकित्सा शेष दोषों का विरोध न करते हुए करना चाहिए। यदि तीनों दोष प्रकुपित हों तो जो दोष बलवान हो उसकी चिकित्सा शेष दो दोषों से विरोध न करते हुए करना चाहिए। दूसरा द्वितीय क्रियाकाल प्रकोपावस्था। संचय के बाद प्रकोप का नंबर आता है, लिहाजा प्रकोपावस्था। यदि संचयावस्था में दोष की चिकित्सा नहीं की जाती है तो दोष प्रकोपित हो जाता है, जिसको कहा कोपस्तु उन्मार्ग गामिता। लिंगाणाम दर्शनम स्वेशाम स्वास्थ्यम रोग संभव। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें अध्याय का 23 श्लोक 23वां श्लोक। अर्थात दोषों का उन्मार्ग अपने स्थान से भिन्न अन्य स्थान में जाना ही कोप या प्रकोप कहलाता है। इसमें दोष अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं, शरीर अस्वस्थ होता है और रोगोत्पत्ति की संभावना अधिक हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने प्रकोपावस्था कहा तेषाम प्रकोपात कोष्ठतोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृत्योत्क्लेदश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकाल। अर्थात वातादि दोषों का प्रकोप होने से कोष्ठतोद, कोष्ठ में सुई चुभाने से पीड़ा, वायु का संचरण जो कि वात प्रकोप का लक्षण है, अम्ल उद्गार, प्यास लगना, दाह होना, ये पित्त प्रकोप के लक्षण, तथा अन्न में द्वेष एवं जी मिचलाना, नौजिया, ये कफ प्रकोप के लक्षण ये मिलते हैं। दोषों के प्रकोप का यह समय चिकित्सा का दूसरा काल कहलाता है। संचय की तरह ही प्रकोप के भी दो प्रकार होते हैं, स्वाभाविक प्रकोप या काल परिणामकृत और दूसरा अस्वाभाविक प्रकोप या मिथ्याहार विहारकृत। स्वाभाविक प्रकोप ऋतु अनुसार भिन्न भिन्न दोषों का प्रकोप, जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप और बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप। अस्वाभाविक प्रकोप साहसिक कार्य करने से वात प्रकोप या वात प्रकोपक कारणों से वात का प्रकोप। क्रोध से क्रोधात पित्तम, जो प्रकरण में आपने पढ़ा है, क्रोधात पित्तम त्रयोमरा, क्रोध से पित्त का प्रकोप। और दिवाशयन से कफ का प्रकोप। रात्रौ जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम देवा, वहां से भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि रात्रि जागरण से रुक्षता बढ़ती है और दिन में सोने से श्रृंखला बढ़ती है और यह कफ का प्रकोप होता है। यह चिकित्सा का दूसरा अवसर होता है। अगर इस अवस्था में चिकित्सा नहीं की जा गई तो दोष प्रसरावस्था में चला जाता है। अतः चयपूर्वक प्रकोप में संशोधन द्वारा तथा अचयपूर्वक प्रकोप में संशमन द्वारा दोष को शांत करना चाहिए।
प्राय दोषों का स्वाभाविक प्रकोप रोगोत्पत्ति नहीं करता है, तथापि जब आहार एवं देश विशेष आदि के कारण या उनके प्रभाव से अत्यल्प काल में दोषानुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब रोगोत्पत्ति होती है। अतः ऋतुचर्या का वर्णन जो किया गया है संहिताओं में, उसका पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय क्रियाकाल, प्रसरावस्था। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम प्रसरावस्था। यदि प्रकोपावस्था में चिकित्सा नहीं की गई तो दोष चलायमान होकर शरीर में इधर उधर फैलने लगते हैं, यानी प्रसरण करने लगते हैं, और आभ्यंतर स्रोतों द्वारा संपूर्ण शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना ही प्रसर कहलाता है। जिस प्रकार सुरा बीज, किण्व और जल मिलकर एक पात्र में कुछ समय तक रखने से संधान या फर्मेंटेशन उत्पन्न होने के कारण जल आदि प्रक्षेप द्रव्य आकार में बढ़कर अपने पात्र से बाहर निकलते हैं, वैसे ही प्रकोपित दोष स्वस्थान में कुछ समय तक रहने के कारण या रहने के बाद स्वस्थान से बाहर निकलकर फैलने लगता है। इसको प्रसर अवस्था कहते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, एवं प्रकोपितानां प्रसरतां च वायु बीमार गमन आटोप ओश्चोष परिदाह धूमायनानि पित्तस्य अरोचक अविपाक अंगसाद क्षर्तिश्चेति श्लेष्मनो लिंगानि भवन्ति तत् तृतीय क्रियाकाल। अर्थात इस प्रकार से प्रकोपित हुए प्रसुरित दोषों में बीमार गमन तथा आटोप होना वात का लक्षण है। ओस चोस परिदाह एवं धुएं सा श्वास या डकार आना पित्त का लक्षण, और अरुचि भोजन का नहीं पचना, अंगों में दर्द और वमन होना ये कफ के लक्षण हैं। इस अवस्था में चिकित्सा करना तृतीय क्रियाकाल कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोषों का प्रसार कितने प्रकार का होता है? 15 प्रकार का होता है, जो वात पित्त कफ रक्त, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ वात रक्त। पित्त शोणित, कफ शोणित, वात पित्त शोणित, वात कफ शोणित, पित्त कफ शोणित, वात पित्त कफ और वात पित्त कफ शोणित। इतने ये 15 प्रकार के प्रसर होते हैं। यदि वायु पित्त के स्थान में पहुंचे तो उसकी पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। कफ के स्थान में गए पित्त की चिकित्सा कफ के अनुसार करनी चाहिए, और वायु के स्थान में गए हुए कफ की चिकित्सा वायु के समान करनी चाहिए। अर्थात स्थान प्रधान हो गया, जिस स्थान में जिस दोष का जो स्थान है, अगर वहाँ कोई अन्य दोष भी आता है तो उस स्थान, जिस दोष का स्थान है उसके अनुसार चिकित्सा, स्थानानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संश्रयावस्था। यदि प्रसरावस्था में चिकित्सा नहीं की गई तो दोष स्थान संश्रयावस्था में पहुंच जाता है, और दोष शरीर में स्रोतों से प्रसारित होते हुए क्षय गुण्य होने से जब किसी शरीर प्रदेश में रुकते हैं तो वहाँ एक या अधिक धातुओं, जिसको दुष्य कह सकते हैं, दुष्यों तथा मलों को दूषित कर एवं उनके साथ मिलकर स्थानानुरूप रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार दोष दुष्य मूर्छना उत्पन्न होती है। शरीर के किसी भी अवयव यह स्थान में दोषों का अवरुद्ध होकर विकार उत्पन्न करना स्थान संश्रय कहलाता है। इससे दोष विकृति के साथ ही भावी व्याधि बोधक सामान्य लक्षण भी जाने जाते हैं। माधव निदान ने स्पष्टतया इसको कोट किया है, और आप मधुकोश टीका में देख सकते हैं, स्थान संश्रयेन क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्वरूपम तदुच्यते। ये MCQ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भावी व्याधि प्रबोधकम किस क्रियाकाल का लक्षण है, या पूर्वरूप किस अवस्था में मिलता है? तो ये दोनों का ही आंसर स्थान संश्रय अवस्था है। आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट कहा सूत्र स्थान 24 चैप्टर के 19th कोटेशन में, कोपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतां यत्र संगः क्षय गुण्याद् व्याधि शत्रुपजायते। अर्थात कुपित हुए दोष शरीर में परिधावन करते रहते हैं, और जहां वो रुकते हैं, यत्र संगः क्षय गुण्याद्, और वहां
जहाँ ख वैगुण्यता होती है, जहाँ ये दोष रुकते हों, वहीं व्याधि उत्पन्न होती है। आचार्य चक्रपाणि ने भी स्पष्ट किया, पूर्व रूपमेव स्थान संश्रयम कुपित दोष शरीर में विभिन्न अंगों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे उदर स्थित दोष मंदाग्नि, अतिसार, गुल्म इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं। वस्तिगत दोष प्रमेह और मूत्र रोग इत्यादि। वृषणगत दोष वृषण वृद्धि इत्यादि। शिश्नगत दोष उपदंश इत्यादि। गुदगत दोष अर्शभगंतर इत्यादि। ऊर्जत्रुगत दोष ऊर्जत्रु विकार। मेदोगत दोष ग्रंथि अर्बुद इत्यादि। और सर्वांग फैले दोष ज्वरादि सर्वांग व्याधि रोग उत्पन्न करते हैं। संशय अवस्था के बाद संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय व्यक्ति भेदम व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था ये पंचम क्रियाकाल माना जाता है। यदि पूर्व अवस्था तक दोषों का शमन नहीं किया गया तब रोग अपना रूप धारण कर व्यक्त हो जाता है। जिस अवस्था में व्याधि का मुख्य प्रत्यात्म लक्षण उत्पन्न होता है और उन लक्षणों के प्रकट होने से रोग किसी विशेष नाम से जाना जाता है, उस अवस्था को व्यक्तावस्था कहते हैं। यानी प्रत्यात्म लक्षणों की उत्पत्ति व्यक्तावस्था में होती है। एमसीक्यू की प्रिपरेशन में आप इसको ध्यान अंडरलाइन कर सकते हैं, इस लाइन को, कि प्रत्यात्म लक्षण की उत्पत्ति कहाँ होती है? व्यक्तावस्था में। पूर्व रूप की उत्पत्ति स्थान संश्रय अवस्था में। दोष सम्मूर्छना स्थान संश्रय अवस्था में। अब जो व्यक्तावस्था होती है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो जिस भी व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण आप जानते हैं वो उसको स्पष्ट रूप से स्मृति में रख सकते हैं। जैसे अगर संताप है, ज्वर प्रत्यात्म गमलिंगम संतापोदयमांस, अर्थात संताप होने पर ज्वर, गुदामार से द्रव मल का निकलना अतिसार, गुदे न बहुद्रव शरणम अतिसार, पढ़ा है आपने। नेत्र व त्वचा आदि में पीलापन, कामला इत्यादि रोग, इसे व्याधि दर्शनावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को व्याधि दर्शनावस्था भी कहते हैं। अब इसके बाद जो व्यक्ति अवस्था के बाद भेदावस्था आपने पढ़ा होगा। षष्ठ क्रियाकाल अत ऊर्ध्वम एतसाम अवदीर्णानाम व्रणभावमापन्नानाम षष्ठ क्रियाकाल ज्वरातिसार प्रभृतीनां च दीर्घकालानुबन्धः तत्र प्रतिक्रियमाणे असाध्यतामुन्नति। सुश्रुत सूत्र 21वां चैप्टर और 35वां श्लोक। अर्थात सोफादिकों के अवतीर्ण होकर व्रणावस्था को प्राप्त हो जाने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है। ज्वरद अतिसार आदि का अधिक समय तक बना रहना भी छठा क्रियाकाल है। यह भेदावस्था कहलाता है। इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाता है। व्यक्तावस्था में रोग की जाति या प्रकार का स्पष्ट बोध होता है। वैसे ही भेदावस्था में रोगों के लक्षणों को देखकर दोषों की प्रधानता के आधार पर वातिक, पैतिक, सन्निपातिक आदि भेद स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आप स्मरण करें तो आपको याद होगा कि संचय, प्रकोप और प्रसर ये तीन अवस्थाओं में भी कार्य उत्पन्न होता है और स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद ये तीन अवस्थाओं में व्याधि उत्पन्न होते हैं। अब क्रियाकाल का महत्व क्या क्या हो सकता है? आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है?
कहा दोष व क्षमता के प्रथम अवस्था संचयावस्था में ही प्रतिकार का उपाय कर देने से विकार शांत हो जाते हैं और रोगोत्पत्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। अतः रोगोत्पत्ति का सम्यक ज्ञान एवं रोगोन्मूलन के लिए षड क्रियाकाल का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और क्रियाकाल को संप्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। अतः इस ज्ञान के आधार पर व्याधि के संप्राप्ति विघटन में सहायता मिलती है। जैसा आप जानते हैं संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है। चिकित्सा क्या है? तो संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है। क्रियाकालों का सम्यक ज्ञान रोगों के विनिश्चयार्थ साध्यासाध्य विवेचन अनागत तथा आगत बाधा प्रतिषेध हेतु महत्वपूर्ण है। और क्रियाकाल के ज्ञान होने पर व्याधि उत्पन्न होने से पूर्व विकार अवस्था में भी चिकित्सा संभव है। क्रियाकाल का सम्यक ज्ञान होने पर व्याधि के पूर्व रूपावस्था में भी व्याधि को रोका जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि जो क्रियाकाल को जानने वाला वैद्य वही वैद्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बिना इसके ज्ञान का व्याधि प्रतिकार संभव नहीं है। अब क्रियाकाल और चिकित्सा, इन दोनों का संबंध क्या है? चिकित्सा दोष साम्यता या धातु साम्यता को स्थापित करने हेतु की जाती है। जैसा आचार्य चरक ने कहा धातु साम क्रियाश्चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। तो यह चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। दोष प्रत्यनिक चिकित्सा, दोष दुष्ट मूर्छना प्रकृति सम संवेतानुसार होता है। दोष प्रत्यनिक चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, यहाँ दोष प्रत्यनिक फर्स्ट वन दोष प्रत्यनिक चिकित्सा। दूसरा व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा विकृति विषम संवेद समूर्छना। और दोष व्याधि उभय प्रत्यनिक चिकित्सा। कहा दोष प्रत्यनिक चिकित्सा क्या है? यदि दोष दुष्ट मूर्छना प्रकृति सम संवेद के अनुसार हो तब दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए। प्रकृति सम संवेद यानी जिन जिन दोष और दोषियों का जो स्वरूप है उसके जो स्वाभाविक लक्षण है वो अगर व्याधि में भी मिलते हैं तो उसको प्रकृति सम संवेद कहते हैं। जैसे अगर कोई भी दोष कोई भी व्याधि वात और पित्त के कारण हुआ हो तो उत्पन्न रोगों में भी वात के जो लक्षण हो और पित्त के लक्षण वो भी दोनों मिल रहे हो तो इसको कहते हैं प्रकृति सम समवेत। अगर इन दोनों से अलग तीसरे प्रकार का कोई लक्षण उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं विकृति विषम संवेद। कहा दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए। अगर प्रकृति दोष दुष्समूर्छना प्रकृति समवेत के अनुसार हो तब दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए। निदान परिवर्जन या दोषों का शोधन या शमन। और रोगों के संप्राप्ति काल की 6 अवस्थाओं में दोष प्रत्यनिक चिकित्सा से संप्राप्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। आप लोग जानते हैं कफ का वमन से, पित्त का विरेचन से और वात का वस्ति से शोधन करना चाहिए। नानात्मक विकारों में दोष प्रत्यनिक चिकित्सा की जाती है और दोषानुसार उनके शमनार्थ सामक औषधि प्रयोग दोष प्रत्यनिक चिकित्सा कहलाता है। रोगा सर्वेपि मंदग्नों के अनुसार प्रत्येक व्याधि में दीपन पाचन औषध प्रयोग भी दोष प्रत्यनिक चिकित्सा कहलाता है। दोष ही सभी रोगों का कारण है, इस सिद्धांत से दोष प्रत्यनिक चिकित्सा को सिद्धांत रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात करी थी व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा की। विकृति विषम संवेद समूर्छना में व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा होती है। जैसे कुष्ठ रोग में खदीर का प्रयोग, हृदय रोग में अर्जुन का प्रयोग, प्रमेह में हरिद्रा का प्रयोग, कृमि में बिडंग का प्रयोग, कृमि रोग में बिडंग का प्रयोग इत्यादि। जो दैवव्यापाश्रय चिकित्सा है वो भी व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा कही जाती है। चरकोक्त षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय में वर्णित ज्वरघ्न, श्वासघ्न, हिक्का, निग्रहण इत्यादि द्रव्यों के गणों का उल्लेख व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा है। और शल्यकर्म को भी व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा माना गया है। तो ये 2 टॉपिक एक साथ मर्ज हो गया है। यहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स लिख कभी कभी पूछा जाता है कि व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा क्या है और दोष प्रत्यनिक चिकित्सा क्या है। तो इन 2 बिंदुओं के द्वारा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो
षटक्रिया काल में जो चिकित्सा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि संचय, प्रकोप और प्रसर अवस्था में हेतु विपरीत चिकित्सा या दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी चाहिए या करने का निर्देश है, जबकि स्थान संश्रय में दोष एवं दुष्य चिकित्सा और उभय प्रत्यनिक चिकित्सा करने की बात कही है, और व्यक्तावस्था और भेदावस्था में व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करने का निर्देश बताया गया है। तो ये क्रियाकाल चैप्टर को हमने थोड़ा सा जल्दी, ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन इसको पुनः स्मरण कराने के उद्देश्य से इस टॉपिक को हमने अभी आज चर्चा में लाया। ये तीसरी, अगली क्लास में हम लोग कोई किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।